दिशा और आज हम मौजूद हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया जगत के दिग्गजों में से एक सईद अंसारी सर। आइए हम जानते हैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू दिशा। सर, तो आपने अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत कहाँ से की, आप बताएंगे हमें? जर्नलिज्म की शुरुआत हमने दूरदर्शन नहीं ऑल इंडिया रेडियो से की। मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करता था। वहाँ एक गाने का प्रोग्राम था तो लोगों को गाने सुनाया करते थे। फिर वहीं ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ भी है जिसे कि JNR कहा जाता है, जनरल न्यूज़ रूम, और आकाशवाणी का सूचना प्रभाग। वहाँ पर हम लोग काम करते थे। बहुत सारे आप जैसे यार दोस्त से 12-15 सब कॉलेज के बाद सारे वहाँ पर कैजुअल काम करते थे। कैजुअल मतलब कि जितना काम करते थे, एक शिफ्ट करते थे, पैसे मिल जाते थे। जितनी ड्यूटी होती थी ड्यूटी के हिसाब से पैसे मिलते थे। तो वहीं पर जब हम काम कर रहे थे, अनाउंसमेंट्स करने का, अनाउंसर थे, अनाउंसमेंट्स करना था और फिर एक प्रोग्राम मिल गया था तो रेडियो पे एक प्रोग्राम किया करते थे। तभी पता चला, किसी दोस्त ने बताया कि न्यूज़ में वैकेंसीज आई हैं, वहाँ टेस्ट होना है, एग्ज़ाम होना है। तो सबने एप्लीकेशन दे दी। मुझसे पूछा गया तो हमने कहा न्यूज़ के बारे में कुछ जानते ही नहीं, न्यूज़ पढ़ना तो पता ही नहीं, असंभव कैसे करेंगे। तो खैर वो दोस्तों के कहने पे कर दिया और फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ, ऑडिशन हुआ, तो ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़ पढ़ना दिल्ली से शुरू किया। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ रेडियो में काम करने से लेके टीवी एंकर तक बनने में? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? दिशा, हमें लगता है कि नींव, किसी भी चीज़ की नींव मजबूत हो किसी भी इमारत की, तो फिर वो इमारत मजबूत बनती है और टिकी रहती है। तो मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे आकाशवाणी में काम करने का मौका मिला और आकाशवाणी के न्यूज़ रूम में काम करने का मौका मिला। तो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे जो वहाँ के संपादक थे। वो बहुत ज़्यादा भाषा के विद्वान, ज्ञानी, खबरों को अच्छी तरह से जानने, समझने, परखने वाले लोग और बड़े सीनियर लोग। और इसी तरह जो वहाँ के न्यूज़ रीडर्स थे वो बड़े बड़े नाम, जैसे 2-4 नाम हमें याद भी आ रहे हैं जो संपादक थे। उनमें राम बिहारी विश्वकर्मा, मुरारीलाल अग्रवाल, वाजपेयी जी, ये इस तरह के एक पंत जी थे। वो बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन इतना समय नहीं है। और इसी तरह जो वहाँ के समाचार वाचक थे, जो न्यूज़ रीडर्स थे, उनमें बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। उनमें उस ज़माने में आया करते थे राजेंद्र अग्रवाल, मनोज कुमार मिश्र, पांडे जी। फिर दूसरा वहाँ थे आशा निवेदी, चंद्रिका जोशी, अखिल मित्तल, राजेंद्र चुग, विमलेंदु पांडे। इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। तो उनके सामने जब हम गए तो समझ में नहीं आया कि इनके सामने जिन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, जिन लोगों के सामने बात नहीं कर सकते हैं, मुंह नहीं खोल सकते हैं, वहाँ उनके साथ काम करना है, उनके लिए स्क्रिप्ट्स लिखनी है, उनके साथ न्यूज़ पढ़नी है। तो ये जो एक दिग्गजों का साथ मिला और वो ऑल इंडिया रेडियो में बड़े बड़े संपादक, भाषा के ज्ञानी, खबरों के जानकार, जो न्यूज़ रीडर्स थे, वो एक एक शब्द उनका बहुत ही उच्चारण का दोष सवाल ही नहीं, ज़रा सा नामो निशान नहीं है। तो वहाँ से सीखने को मिला। और बहुत डांटते थे, बहुत डांट पड़ती थी। मतलब आप सोचिए कि हमें जब खबर लिखवानी होती थी तो अंग्रेजी में टेली प्रिंटर होता था उस ज़माने में। तो खबर आती थी और संपादक जी ऐसे कागज़ दे देते थे और एक कंप्यूटर नहीं होते थे। तो टाइपराइटर पे एक हमारे टाइपिस्ट हमें साथ में होते थे। वो टाइपिस्ट, हम बोलते थे, वो लिखते थे। तो वो खबर को ट्रांसलेट करना था तो ऐसे अंग्रेज़ी टू हिंदी ट्रांसलेशन होता था और ट्रांसलेशन के साथ साथ उसे एडिट भी करना है, खबर बनानी है। तो यहाँ देखकर आपको सिर्फ बोलना होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रामीण महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंग्रेजी में, तो उसको आपको खटाखट करना है। तो हम धीरे धीरे हम लोग किया करते थे। तो डांट पड़ती थी, बहुत डांट खाई। लेकिन वो जो विद्वानों की संगति मिली, उन लोगों को देख देख कर हाथ बांधे पीछे खड़े रहते थे, उनको पढ़ते हुए देखते थे, उन्हें ट्रांसलेशन करते हुए देखते थे, उन्हें खबरें लिखते हुए देखते थे। तो वहाँ से सीखा।
तो वो जो अच्छे लोगों की संगति मिल गई, वो जो सीख ऑल इंडिया रेडियो की मिल गई, वही आवाज़, ये आपकी आवाज़ का कितना महत्व है। कहते हैं कि रेडियो में यू हैव टू कन्वे ईच एंड एवरीथिंग थ्रू योर वॉइस ओनली। सिर्फ आवाज़ से ही आपको गम दिखाना है, आपकी आवाज़ में खुशी झलकनी चाहिए। अगर कोई सैड न्यूज़ है तो आपकी आवाज़ में गम झलकना चाहिए। आपकी आवाज़ में कहाँ तेज़ी होगी, कहाँ आपको नम पड़ना है, कहाँ स्पीड होगी, कहाँ किस किस शब्द पर आपको जोर देना है, कहाँ पॉज होगा, कहाँ एम्फेसिस होगा, ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग मिली है ये रेडियो से मिली है। तो वो रेडियो की ट्रेनिंग आज काम आ रही है। सर, आपके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि आपने 18 घंटे लगातार न्यूज़ एंकरिंग की थी। तो सर, आपके क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उस दौरान, आप प्लीज़ वो बताइए। नहीं, कोई चैलेंज नहीं था दिशा। हम तो जैसे आप इंटरव्यू कर रही हैं, हम एंकरिंग कर रहे थे। और उस ज़माने में हम मुंबई में थे। मुंबई स्टार न्यूज़ जो अब नहीं है, तो स्टार न्यूज़ हुआ करता था, तो स्टार न्यूज़ में काम करते थे मुंबई में। हमारी मुझे रात का 9 से 10 बजे का बुलेटिन करना था और उसके बाद छुट्टी, घर जाओ, आखिरी बुलेटिन करके घर जाना था। तो हमारे एडिटर्स ने, जो हमारे एडिटर थे और जो एडिटोरियल टीम थी, तो हमारे मुख्य संपादक ने तय किया, एक बच्चा प्रिंस हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गड्ढे में गिर गया था। 52 या 60 फीट गहरा बोरवेल था वो, तो उसमें गिर गया था। तो उसके लिए सेना लगा दी गई थी उस बच्चे को बचाने के लिए। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हम पूरा 1 घंटा बिना ब्रेक लिए सिर्फ इसी खबर पर रहेंगे और कोई खबर नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने हमें समझाया कि इसी खबर पर हम रहेंगे, तो और वहाँ से बस आपको कमेंट्री करनी है। सर, आपने दूरदर्शन में भी काम किया है, जो गवर्नमेंट चैनल है, और उसके बाद आप प्राइवेट चैनल्स में काम करने लगे। तो सर, दोनों में क्या मतलब क्या अंतर रहता है वहाँ न्यूज़ एंकरिंग करने में, और क्या तरीका अलग होता है? देखिए, सरकारी और प्राइवेट में थोड़ा नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन हमने जो फ़र्क महसूस किया दिशा, वो फ़र्क उस ज़माने में, आज से कम आप अंदाज़ा लगाइए कि 25 साल पहले, 25 साल पहले की एंकरिंग में और आज की एंकरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तो हमने वही कागज़ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और जो कैमरा अभी आपके सामने है वहाँ आप प्रॉम्प्टर देख रही हैं। उस ज़माने में हमारा यहाँ एक कैमरा होता था, और अभी आपके पास कंप्यूटर से प्रॉम्प्टर लिंक्ड है। उस ज़माने में कंप्यूटर से नहीं हुआ करता था। हमारे जो पेपर होता था उसका एक ऊपर कैमरा लगाते थे, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ आता था प्रॉम्प्टर पे। तो आपने देखा होगा, अगर आप कभी पुराने वीडियोस देखें, तो बहुत सारे गत्ते, जो हम एग्ज़ाम लिखते हैं जिस पे, तो वो बहुत सारी शीट्स, बहुत सारे गत्ते होते हैं। तो इतना मोटी हमारी खबर हो जाती थी। तो बहुत ध्यान से एक एक खबर ऐसे उठा के धीरे धीरे खुद आगे करते थे, पूरा दिखता था, फिर अलग रख देते थे। तो इस तरह से पढ़ा जाता था। फिर दूसरी खबर नीचे देखो, फिर अलग रखो, फिर। तो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, फैसिलिटीज़ कम थी, और इतना ही फ्रेम बनता था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी कि आप हाथ का इस्तेमाल करें, आप भाव भंगिमाओं से अपनी बात को व्यक्त करें। नहीं, आपको बहुत धीर गंभीर दिखते हुए, बहुत शालीनता के साथ एक एक शब्द सही पढ़ते हुए, बिना उच्चारण दोष के आपको खबर पढ़ देनी होती थी। और स्क्रिप्टेड होता था, एक एक चीज़ लिखी हुई होती थी, कुछ भी आप अपने मन से नहीं कह सकते थे। सर, हम देखते हैं कि लेकिन आज ये है कि हम खड़े होके एंकरिंग करते हैं, सूट पहन के करते हैं, शर्ट पहन के करते हैं, टी शर्ट पहन के करते हैं, बाहर से करते हैं, आउटडोर से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। बैठ के एंकरिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहाँ से एंकरिंग कर देते हैं, बाढ़ आई वहाँ से एंकरिंग कर देते हैं, धूप है, आग बरस रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ से एंकरिंग कर देते हैं, स्टूडियो में बैठ के स्टूडियो की तरह एंकरिंग कर देते हैं। स्टूडियो में ग्राफिक्स का इस्तेमाल ज़बरदस्त हो गया। आप देखते हैं, हम लोग जब एंकरिंग करते हैं तो प्लेन भी उड़ जाता है, टैंक भी स्टूडियो में चलने लगता है। और अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो आप सारे फाइटर प्लेन्स को मिसाइल से ब्लास्ट होते हुए भी हमारे सामने स्टूडियो में ही देखते हैं। सर, वही अभी मतलब बहुत बदलाव आ गया। न्यूज़ एंकर्स में देखा जाता है कि एक अलग तरीका का ग्लैमर होता है, लेकिन हमने जब भी आपको एंकरिंग करते हुए देखा है आपके शोज में, तो आप में हमेशा एक सिंप्लिसिटी रहती है। तो सर, वो कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं?
हाँ, देखिए जिस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम आजकल काम कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं एंकर्स को दी जाती हैं। सर आंखों पर बिठाया जाता है, एक से एक आपको कपड़े दिए जाते हैं, बढ़िया मेकअप किया जाता है, बहुत शानदार स्टूडियोज़ हैं, लाइटिंग्स हैं। मतलब ये कि जो आप होते हैं उससे 10 गुना बेहतर आप टीवी पर नज़र आते हैं। हमें इस तरह से बना दिया जाता है और वो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरत है आज के दौर की, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है, फिल्मों का प्रभाव है, लोगों के घर इतने स्टाइलिश हो गए हैं, आप और हम इतने स्टाइलिश हो गए हैं, हम फैशन करने लगे हैं, तो वो न्यूज़ में भी आ गया है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है। हमने मैं बाय नेचर भी वैसा ही हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे हैं वैसे ही वहाँ दिखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बनावटी या बहुत ज़्यादा मेडअप करके टीवी पे आना ठीक नहीं लगता, इसलिए हमने ये निवेदन किया कि साहब हमें तो 2 सूट ब्लू एंड ब्लैक दे दीजिए। सो ऐसा नहीं कि 2 हैं, 12, 15, 20 सूट्स हैं हमारे पास, लेकिन कलर्ड पहनने में थोड़ा लगता है कि खबर है, खबर को खबर की तरह रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वाइट शर्ट पहन ली, टाइज, और हमारे लिए स्टाइलिस्ट होती हैं। हमारे कम से कम 5 हमारी वेरी वेल क्वालिफाइड स्टाइलिस्ट हैं हमारे, जो हर रोज़ हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ऑफिस आपके हमारी तरह ऐसे ही आ जाते हैं शर्ट पैंट पहन के, और वहाँ पूरा लड़कियों के लिए उनका सूट, हमारा सूट टैग लगा हुआ नाम के साथ रखा होता है। तो हम अपनी मर्जी से नहीं पहनते हैं, हमें पहनाया जाता है। और आजकल तो हमारे यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हम सेम कलर पहनते हैं। तो सारी लड़कियों के आप एक जैसे कलर देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने येलो पहना है तो सारे येलो पहनेंगे और हमें येलो टाई लगा देंगे। तो ये बदलाव है। प्रेजेंटेशन जी। सर जैसे आपको ही मैंने कहते हुए सुना है कि एक न्यूज़ एंकर बनना आसान है, लेकिन अच्छा न्यूज़ एंकर बनना थोड़ा मुश्किल है। तो अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अभी जो बच्चे पत्रकारिता कर रहे हैं और जिनको आगे चल के न्यूज़ एंकर बनना है? न्यूज़ एंकर वाकई बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा पत्रकार बनना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। एक दिशा अच्छा पत्रकार बनने के लिए आपको, जैसा हम बार बार ये कहते हैं कि आपको अपनी पहचान खोनी पड़ती है। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के टैग से अलग होना पड़ता है। आपको अपनी विचारधारा, आप किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करते हो, किसी भी फिल्म स्टार को पसंद करते हो, उससे अलग हटना चाहिए। आपको सिर्फ एक पत्रकार बनना है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ना पड़ता है, आपको सिर्फ देश के लिए काम करना पड़ता है और चाहिए। और जब आप ये सब छोड़ के सिर्फ एक पत्रकार होते हैं, क्योंकि जब आप ये सब छोड़ देंगे तभी आप किसी भी खबर को, किसी भी मुद्दे को बहुत दृढ़ता के साथ, प्रमुखता के साथ उठा पाएंगे। तो एंकर तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि एंकर बनने के लिए अब वो एक, हम जिस 25 साल पहले जिस ज़माने की दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि अगर आप लड़की हैं तो आपको बहुत खूबसूरत होना चाहिए, आपके नैन नक्श ऐसे होने चाहिए ना, अगर आप मेल हैं तो आपकी पर्सनालिटी दमदार होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए और आवाज़ में दम होना चाहिए, बेस होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज टेक्नोलॉजी बनाती है। अब देखिए, हम वैसे ही नॉर्मल सड़क पे घूमते हुए किसी भी इंसान की तरह हैं, लेकिन जब आप हमें टीवी पर देखती हैं तो हमारा एक अलग से रंग रूप निखर कर सामने आता है, वो बना दिया जाता है। शानदार सूट्स पहना दिए जाते हैं, बहुत बेहतरीन मेकअप कर दिया जाता है, बालों में जेल लगा के सब करके। तो वो एक रिक्वायरमेंट है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो उसे बहुत खूबसूरत बना के पेश किया जाता है। और प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स हैं अलग। एंकरिंग 10 तरह से होने लगी है, बैठकर, खड़े होकर, को एंकर, 3 एंकर, वॉकिंग, कैजुअल, फॉर्मल, हर तरह से एंकरिंग होने लगी है। तो पत्रकार बनने के लिए सबसे पहले तो ये सब छोड़ना पड़ता है। सिर्फ आपको गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात उठानी चाहिए, सरकार से प्रश्न पूछना आना चाहिए, डर को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिस प्रशासन सरकार के विरुद्ध बोलते हैं तो जाहिर सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपके दुश्मन भी बनते हैं। आप पर और आपके परिवार पर खतरा भी पैदा होता है। तो आपको निर्भीक भी होना है, निष्पक्ष होना पहली शर्त है। निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेंगे, कोई राग द्वेष और कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त खबर नहीं दिखाएंगे, ना किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे। जो जब जहाँ जैसा है वैसा
बता देंगे। तो इसलिए पत्रकार बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, मुश्किलें 12-12 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, ड्यूटी आवर्स कुछ नहीं होते। मेरी जो साथी लड़कियां एंकर्स हैं, हम तो हैरान रह जाते हैं, उनमें इतनी एनर्जी, वो इतना काम करती हैं। एक एंकर तो हमारी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करती है, फ्राइडे ऑफिस से ही रात की फ्लाइट ले लेती है, सुबह की ट्रेन लेके शूट पे निकल जाती है, 2 दिन शूट करती है और मंडे सीधे ऑफिस आ जाती है, 3-3 महीने छुट्टी नहीं लेती। एक हमारी साथी एंकर हैं जो सुबह 7 बजे पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होता है तो वहाँ खड़ी हो जाती हैं, वहाँ से 12 बजे तक वो सेशन कवर करती हैं, 12 बजे ऑफिस आ जाती हैं, फिर रात को कम से कम 10 बजे से पहले ऑफिस से नहीं जाती हैं अपना शो करके। तो आपको यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी, शादी, ब्याह, इन सब को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो हाँ, एंकर बनने के लिए अब वो पुराना ज़माना गया कि जब आपको एक फिक्स क्राइटेरिया में अपने आप को सिद्ध करना होता है। नहीं, अब आपको सिर्फ दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले साल हमारे देश के किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं तो उन 5 राज्यों की विधानसभा सीट्स क्या हैं। आपको विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको लोकसभा, राज्यसभा में फ़र्क पता होना चाहिए। आपको लोकसभा में कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनकर आते हैं ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ राजनीति नहीं, राजनीति के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आपको पता होना चाहिए कि आलिया और रणवीर की शादी कब हुई, कैसे हुई, वरुण, अनुष्का और विराट कोहली की शादी कब हुई, कैसे हुई, कैसे उनका अफेयर चला। आप ये नहीं कह सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन कौन है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टेनिस चैंपियन कौन है, मेंस और विमेंस में। और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त T20 में आज कौन सा मैच चल रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की टेस्ट रैंकिंग क्या है, T20 रैंकिंग क्या है, वनडे रैंकिंग क्या है। तो अब सिर्फ आपका नॉलेज काम आता है और कुछ नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाक मोटी है, पतली है। मोटी नाक है, पतली हो जाएगी मेकअप से, पतली नाक है, बड़ी हो जाएगी मेकअप से। काले हैं, गोरे हो जाएंगे मेकअप, ज़्यादा गोरे हैं, रंग बढ़िया कर दिया जाएगा। आंखें छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी। आप देखिए, कभी गौर से देखेंगे आपको बिल्कुल अलग लगेगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ जानकारी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कुछ नहीं। सर, जैसे हर टीवी एंकर का जो अपना तरीका होता है न्यूज़ बोलने का। जैसे आपको देखा है हमने, आप एकदम साधारण तरीके से न्यूज़ बोलते हैं, लेकिन कई न्यूज़ एंकर्स हमने देखे हैं कि चिल्ला रहे हैं स्टूडियो में। तो आपके हिसाब से मतलब क्या तरीका होना चाहिए न्यूज़ डिलीवर करने का? नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे वो साथी जो खूब जोश, जुनून, एनर्जी के साथ न्यूज़ पढ़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। लेकिन हमें ये लगता है, मेरा ये मानना है दिशा कि मुझे जो बात कहनी है वो मैं, जो लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं, चाहे वो आपकी मेरी दादी माँ हो या हमारे देश के बड़े बड़े IAS ऑफिसर हों, IPS ऑफिसर हों, बिजनेसमैन हों, आप जैसे यंग बच्चे हों, अधेड़ उम्र के लोग हों, घरेलू काम करने वाली महिलाएं हों, सबको समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे शांति से एक एक शब्द समझा देना होता है। तो हम सिर्फ अपनी बात आराम से रखने में विश्वास रखते हैं। हम कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारा तरीका है। तो ये हर एंकर की अपनी एक स्टाइल होती है दिशा, तो वो उसको वैसे करना चाहिए। कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कि नहीं वो ऐसा है तो हम भी वैसे करने लगे, उसके जैसे आवाज़ बनाकर बोलने लगे, उसके जैसे दिखने लगे। नहीं, हर इंसान की अपनी खूबसूरती होती है, हर इंसान के अंदर एक कशिश होती है और हर इंसान बहुत खूबसूरत होता है। तो आप ये नहीं कह सकते, कोई इस दुनिया में कोई पैमाना नहीं बनाया है आज तक जो खूबसूरती का पैमाना हो। इस दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हो जो कहे कि आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ये आवाज़ सबसे बेहतरीन है। आप याद कीजिए, अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ और जो बेस और जो गूंजती हुई उनकी आवाज़ है, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में फेल कर दिया गया था ऑडिशन में। लेकिन आज कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन आवाज़ है उनकी। आज आप देखिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन लोगों को इनकी क्या आवाज़ है। और ऐसा नहीं है, हर गाने वाला, अगर आप इन्हें साइड में रख दो तो किसी का गाना सुनो, कोई आपके घर में ही कभी बर्थडे पार्टी में, किसी एनिवर्सरी में, किसी महफिल में कोई गाता है, आप कहते हैं नो क्यों रे बाबा रे बाबा। तो हर इंसान खूबसूरत है।
आपके लिए नहीं हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये क्राइटेरिया है, ये आंखें, ये नाक, ये खूबसूरत है, ऐसा नहीं होता। सर अंत में एक चीज़ और कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आप तरीके तरीके की किताबें पढ़ते हैं, तो जो भी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं आप उनको मतलब कोई किताबें बता सकते हैं जो उनको पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़ने लिखने का शौक नहीं, गलत बात है, आपको किसी ने गलत बता दिया है ये। और कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं हमने, मतलब स्कूल में भी लास्ट बेंचर पीछे बैठा करते थे सबसे, और बड़ी मुश्किल से पास हुए। कॉलेज में भी वही हाल रहा, लेकिन फंस गए। प्रोफेशन ऐसा चुन लिया कि रोज पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने लिखने की आदत, मतलब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ने लिखने की आदत इसलिए पढ़ी कि हमने लिटरेचर पढ़ा, हमने किस्से, कहानियाँ, कविताएं, ये सब पढ़ा। और वो इसलिए पढ़ा कि मेरे फादर को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, और हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे हमने कभी खाना नहीं खाया, वहाँ प्लेट्स सजी हुई नहीं दिखी, वहाँ पापा की हमेशा किताबें ही दिखी हमें ढेर सारी। और उन्होंने घर में ऐसे स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ भी पूरी रैक लगा दी थी, वहाँ भी किताबें थी। तो हमने घर में दिशा हमेशा अपने मम्मी और पापा को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा कि मम्मी बोलती थी कि किताबें फेंको यहाँ से मेरे घर से, और पापा बोलते थे तुझे फेंक दूंगा, किताबें नहीं फेंकूंगा। तो वहाँ से आदत थोड़ी थोड़ी आई, और बस माहौल था, घर में किताबें ही थी। मेरी 3 बहनें हैं, तो मेरी बहनें पढ़ा करती थी, तो वो पढ़ा करती थी गृह शोभा, गृह लक्ष्मी है ना, इस तरह की किताबें पढ़ा करती थी वो। तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया। फिर जब हम प्राइमरी क्लासेस में आने शुरू हुए, तो पापा ने रीडर्स डाइजेस्ट मंगवानी शुरू कर दी, कुछ जनरल नॉलेज की किताबें मंगवानी शुरू कर दी। तो पेपर आता ही था हमेशा, मैगजीन्स घर में बहुत ज़्यादा आती थी। तो पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता था, लेकिन पढ़ने का कहते थे जब मम्मी पापा, तो हम क्या करते थे, बहनें तो मेरी पढ़ाकू हैं, सब पढ़ती थी, पढ़ी लिखी हैं, हम नहीं पढ़े लिखे। तो हम वो पढ़ने लिखाने के लिए पलटना शुरू कर देते थे। तो पढ़ना, उससे फ़ायदा ये हुआ दिशा कि भाषा, जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। लिटरेरी, आपने कहा होगा ना कि लिटरेरी लैंग्वेज, तो वो जो साहित्यिक भाषा होती है, वो उस भाषा ने बड़ा योगदान दिया हमारी एंकरिंग में। अच्छे शब्द, क्योंकि जब आप एंकरिंग करते हैं, और आज के दौर में एंकरिंग करते हैं, वो ज़माना गया दूरदर्शन वाला जो हमने आपको बताया। तो आज के दौर में एंकरिंग करने में क्या होता है कि आपको आपके कान में ईयरपीस लगा हुआ है, तो वहाँ आवाज़ आती है, सिर्फ एक लाइन की आवाज़ आती है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिरी। That's it। अब आपको बोलना है। तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंकर के लिए। 2 चीज़ें क्या? पहली तो ये नॉलेज, वही जो हम बोल रहे थे। तो आपको पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के, ये असंभव है कि हम दुनिया की हर चीज़ जानते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर ये दावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो क्या है? वो सबसे बड़ा झूठा है, वो मूर्ख है, क्योंकि ये असंभव है, नहीं जान सकता, है ना। इंसान हमेशा सीखता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई, बस कान में एक लाइन की खबर आ गई, उसके बाद आपको बोलना है। अब आपको 1 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, 3 मिनट बोलना है, 4 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, आपको नहीं पता। जब तक आपका रिपोर्टर वहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आपको लगातार बोलते रहना है। इसका मतलब ये हुआ दिशा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कितनी विधानसभा सीट्स हैं, किसकी कितनी सीट्स हैं, क्यों गिर गई, कैसे गिर गई। आप बता सकते हैं कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, एनसीपी ने वापस ले लिया, या बीजेपी ने तोड़फोड़ कर दी। तो आपको लगातार बोलते रहना है। तो पहला तो नॉलेज, अगर नॉलेज ही नहीं है आपको, तो एक लाइन में क्या बोलेंगे आप? बार बार तो ये नहीं कह सकती महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। तो उस पर आपको जानकारी अपने आप देती रहनी है, तब तक कि आपका रिपोर्टर कनेक्ट ना हो जाए और आप उससे सवाल पूछेंगे, हाँ भाई बताओ क्यों सरकार गिर गई। और दूसरी बात, वही लैंग्वेज अब आपका लिटरेचर पढ़ा हुआ काम आता है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो आपके पास शब्द बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, और आपके पास आप अलंकारों का, व्याकरण का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बात को आप 10 तरह से घुमा फिरा कर बोल सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल, कहते हैं ना कि शब्दों की जादूगरी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। बहुत थैंक यू दिशा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।